आइए सुनते हैं तृप्ति रामानी जी को। वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू मैम। आज आपको यहाँ आके कैसे लगा तृप्ति जी? यहाँ पे 107.8 इस चैनल पे आके मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है। कुछ मुझे एक अलग सा एक्सपीरियंस इसमें मिल रहा है और इसके लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ कि आपके चैनल के द्वारा मैं कितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती हूँ और मेरा जो नॉलेज है और मेरी जो स्किल है जो मैं पूरे लोगों को दे सकती हूँ। इसके लिए मुझे आपसे जो यहाँ पे मुझे आने का मौका दिया, तो इसके लिए मैं आपके बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जी, हमारे श्रोताओं भी आपको जो सुनेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस सुनेंगे, आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी सुनेंगे, उसके लिए बहुत सा एक्साइटमेंट है हमारे अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप जो इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो बहुत सारा स्ट्रगल होगा, ये तो मान्य है, ये मान्य है। पर फिर भी हम जानना चाहते हैं कि कैसे स्टार्ट किया आपने? किसी ने सपोर्ट किया या नहीं किया? और सभी जानते हैं कि महिलाओं को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, घर से हो या दोस्तों से हो। हमेशा बोलते हैं कि हाँ, आपको तो शादी करके एक नया जीवन, नया घर बसाना है, तो फिर क्यों आप अलग सा कुछ करना चाहते हो? आपको तो वही करना है। पर फिर आप कैसे वो सारे जो हमारे जो इतने ऑर्थोडॉक्स जो प्रिंसिपल्स रहते हैं इंडिया में, उसको तोड़ के जैसे आगे कैसे बढ़े, ये जर्नी आपसे सुनना चाहते हैं। अभी तो स्ट्रगल जर्नी जो है हर एक फीमेल के लिए रहती है। तो स्ट्रगल तो रहेगा अगर उनको कुछ अचीव करना है, या फिर आप जो जो भी आइडियल एक वुमन आप रखते हो सामने, वो भी ऐसे आइडियल नहीं बने हुए हैं। उनका कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहा है। जैसे कि मेरा है कि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जॉइंट फैमिली से बिलोंग करने के बाद मेरा एजुकेशन भी मेरा मेडिकल में था। लेकिन आफ्टर मैरिज इतना मुझे सपोर्ट नहीं मिला कि मैं मेडिकल में मैं जाऊँ और मेडिकल में मैं उतना सपोर्ट करूँ। तो उसके बाद मेरा एजुकेशन हमने कॉमर्स में मैंने कंप्लीट किया, एमबीए कंप्लीट किया, और जो हमारा होम बिजनेस था उसमें मैंने इन्वॉल्व किया मैंने। तो 2009 में मैंने खुद का स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन ओपन किया, जहाँ पे मुझे घर से भी इतना सपोर्ट नहीं था। बट बच्चों के लिए मुझे इतनी अटैचमेंट थी कि बच्चों के लिए स्किल एजुकेशन दे सकूं। बट ये प्राइवेट लेवल पे मैंने ओपन किया था, तो स्किल एजुकेशन देके मुझे बच्चों के अच्छे से रिपोर्ट आने लगे, बच्चों जी, में स्किल अच्छे से एजुकेशन क्या है, थोड़ा बता सकते हैं? बच्चों के लिए जो स्किल एजुकेशन रहता है वो अलग है। जैसे कि माइंड पावर उनका बढ़ाना है, या फिर उनके जो उनको अच्छा लगता है। जैसे कि हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को एक शिक्षा देते हैं कि आपको एकेडमिक्स कंप्लीट करने हैं, इतने परसेंटेज डालने हैं, और आपको ये डिग्री लेके आपको जॉब करना है। बट हमने स्किल एजुकेशन से क्या स्टार्ट किया कि अगर आपका बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, आपका बच्चा साइंस में अच्छा है, या फिर मैथ्स में अच्छा है, तो आपको उसी एजुकेशन को साथ में लेके आपको उनको बढ़ाना है, उनका करियर सेट करना है। तो ये हमने स्किल एजुकेशन देना स्टार्ट किया। तो उसमें उनकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जैसे रहती है कि अबेकस है, वैदिक मैथ्स है, उसको Correct. कनेक्ट करते करके हमने वो एक्टिविटी स्टार्ट की। तो 2009 से लेके 2012 तक मैंने स्किल एजुकेशन स्टार्ट किया। लेकिन उनके साथ उनकी मम्मीज थी, वो हर रोज आती थी और हमसे बात करती थे, और उनका भी सेम वही प्रॉब्लम रहा कि उनको कुछ ना कुछ करना था लाइफ में, कि हमें भी स्किल में हमें डेवलप करना है, मुझे ये आता है वो आता है, अलग अलग स्किल थे लेडीज के पास। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कुछ कर सकते हैं क्या। तो हमने वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए मैंने फिर से स्किल एजुकेशन चालू किया। जो बच्चों का था वो हमने वुमेन्स के लिए किया। तो उसमें ब्यूटी पार्लर है, जो बेसिक जो स्किल्स रहते हैं वुमेन्स के अंदर, सो ब्यूटी पार्लर है, स्वेटर वेविंग है, ड्राइंग्स है, या फिर फैशन डिजाइनिंग है, ऐसे स्किल्स को हमने डेवलप करके उनको खुद के बिजनेस स्टार्ट करके दिए। और उसके बाद मुझे उसमें अच्छा सा रिजल्ट मिलने लगा। तो यहाँ की जो पुणे और पीसीएमसी से मुझे गवर्नमेंट से भी अच्छा सपोर्ट मिलने लगा। तो मैंने वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम किया, और वहाँ से मुझे अवार्ड भी मिलने लगे, अच्छे से काम भी स्टार्ट हो। तो उसके बाद मैंने बच्चों का जो स्किल एजुकेशन था, तो वहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्टॉप हो गया, क्योंकि स्किल एजुकेशन जो वुमेन्स का तो इतना बढ़ गया, तो पूरे महाराष्ट्र में मेरा बढ़ गया। तो 2017 तक मेरा एजुकेशन स्किल एजुकेशन इतना बढ़ गया लेडीज के लिए।
जो महाराष्ट्र की पूरी ग्रामीण वुमेन्स है, जो बचत गट्स की लेडीज है, तो उन लोगों के लिए भी हमने उतना स्किल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया। उसके बाद मैंने मेरा एनजीओ रजिस्टर किया जो एटीजी से लेवल है। तो एनजीओ रजिस्टर करने के बाद में मुझे इजी हो गया कि गवर्नमेंट फंड से मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री एजुकेशन दे सकूँ। तो उतना मैंने फ्री एजुकेशन पूरी जगह पे दिया और वहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिलने लगा। और मेरा था कि मैं अब वोकेशनल और पैरामेडिकल को लेके कुछ कोर्सेस ऐसे लॉन्च करूँ जो बच्चों को भी मैं दे सकूँ। जी, सुन के बहुत अच्छा लगा कि कैसे आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो श्रोताओं, ये पैरामेडिकल एंड वोकेशनल जरूर कंफ्यूज कर रहा होगा। इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेने के बाद। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तो यहाँ थोड़ा सा एक लिंक करेंगे। तो ये पैरामेडिकल एंड वोकेशनल मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, सो इसके बारे में थोड़ा सा आप श्रोताओं को बताएंगे। पैरामेडिकल और वोकेशनल क्या है कि ये मेरा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। जैसे आकांक्षा एनजीओ है जो स्किल एजुकेशन के लिए कोई भी बच्चा गरीब हो या फिर ट्राइबल एरिया से हो तो उनको हम फ्री एजुकेशन महाराष्ट्र के कोई भी कोने में हो हम देंगे। महाराष्ट्र के कोने में नहीं, आउट ऑफ अगर स्टेट है तो वहाँ पे भी हम एजुकेशन देते हैं। लेकिन अगर पैरामेडिकल या फिर वोकेशनल कोर्सेज आपको लेने हैं तो उसके लिए हमारे सेंटर्स से कुछ एफिलिएशन रहते हैं जो गवर्नमेंटल रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप बताएंगे? यस, वो बताऊंगी मैं। तो आपका कुछ वेबसाइट और ये सब है क्या? हाँ, हमारा वेबसाइट है, हमारे पेज लिंक्स भी है। तो ऐसे भी ये भी बता दीजिएगा कि कैसे रीच आउट कर सकते हैं इस लिंक में। वेलकम बैक दोस्तों। हम सुन रहे थे तृप्ति रामानी, देखना पड़ेगा बहुत सारे हो गया था। वेलकम बैक दोस्तों, हम सुन रहे थे तृप्ति रामानी जी को। वो कैसे प्रोफेशनल जर्नी में इतने आगे आ गए, कैसे खुद से उन्होंने स्टार्ट किया, स्किल डेवलपमेंट किया, स्किल एजुकेशन में कैसे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और उसको कैसे आगे बढ़ाए, और वुमेन और चिल्ड्रन वो स्किल डेवलपमेंट से कैसे वुमेन और चिल्ड्रन इतना लाभान्वित हुए, तो उसके बारे में हम लोग और जानते हैं। पर उन्होंने जाते जाते ये बोला था कि पैरामेडिकल एंड वोकेशनल 2 वर्ड्स बोला था, उसके बारे में ज़्यादा और जानते हैं। सुनते हैं तृप्ति रामानी जी को। एक्चुअली पैरामेडिकल वोकेशनल ये जो हमारा काउंसिल है, तो वोकेशनल इन द सेंस कि आप अगर बिजनेस रिलेटेड कोई कोर्सेज करते हो, जैसे उद्योग कला विकास केंद्र से करते हो, तो वो वोकेशनल में आ जाते हैं। तो उसको सिमिलर हम स्किल एजुकेशन ही बोलते हैं, क्योंकि उद्योग विकास केंद्र के हम वो कोर्सेज लॉन्च करते हैं जो ग्रामीण विभाग के बच्चे हैं या फिर ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं, उनको एक छोटा सा उद्योग हम देखें, जैसे कि कृषि उद्योग है या फिर जॉइंट कोई उद्योग है, अलग सोर्सेज के रिलेटेड हम वो उद्योग स्टार्ट करने के लिए वो कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं, वो वोकेशनल रहते हैं। पैरामेडिकल मीन्स रहते हैं कि डॉक्टर असिस्टेंट ऑफ डॉक्टरेट कोर्सेज, जैसे कि डीएमएलटी है, ऑपरेशन थिएटर है, एक्सरे टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, सोनोग्राफी टेक्नीशियन, ऐसे 26 कोर्सेज है जो हमारे हम यहाँ से रन करते हैं। तो उसमें भी हमने किया है कि जैसे कि ग्रामीण बच्चे हैं या फिर जो आर्थिक परिस्थिति से कमकुवत है, तो उन बच्चों को हम कम से कम फीस में या फिर कुछ बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कि जिसके हिसाब से हमारे पास डायरेक्टली डॉक्टर्स और जो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, तो उनके पास हमारा एजुकेशन रिलेट हमारा काम रहता है। तो डायरेक्टली उनको हम एंट्रेंसशिप पे प्रोग्राम देते हैं और डिस्टेंस एजुकेशन हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ऑल ओवर महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के बाहर से भी हमारे यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं। और एजुकेशन काउंसिल है, इसलिए हम हमारी फ्रेंचाइजी भी सेल करते हैं, कि ऑल ओवर यहाँ पे महाराष्ट्र में अब तक हमने 3 फ्रेंचाइजी हमने सेल की है। यस, तो दिस इज द पॉइंट कि आपको भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है। तो मैम, अगर कोई आपको रीच आउट करना चाहते हैं तो फिर कैसे रीच आउट कर सकते हैं?
यस, हमारा सोशल मीडिया, हमारे अकाउंट्स है आकांक्षा ऑर्गेनाइजेशन, और सेम हमारी वेबसाइट भी है akanshaorg.co.in। तो वो वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर भी कर सकते हैं और एडमिशन की प्रोसेस भी वहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। चलो ये तो हुआ सब कुछ, पर ये आइडिया कैसे आया कि इसी फील्ड में मुझे आगे जाना है, ये जानना एक्चुअली है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड रहा है कि मैं बीएमएलटी थी, और हमारा जॉइंट फैमिली था, तो हमारे घर में ऐसा था कि पहले लड़की की शादी करनी इम्पोर्टेंट थी। तो कम उम्र में मेरी शादी हो गई, तो मेरा जो एजुकेशन था एमबीबीएस में मुझे एडमिशन भी मिला था सेकंड ईयर पे, लेकिन उतना फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो उस टाइम पे मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन वो मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ। तो अभी तो मैंने 2 साल से अभी मैंने पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ओपन किया है, तो एटलीस्ट मैं डॉक्टर को हैंडल भी कर सकती हूँ और लीड भी कर सकती हूँ। ये तो बहुत इतना अच्छा है। मैंने अब तक मैंने अचीव किया है, और सक्सेस के लिए मुझे और भी बहुत सारे अचीवमेंट है। तो सक्सेस मुझे आपके नज़र में क्या है? सक्सेस का मतलब होता है कि आपका जो टारगेट है वो आप अचीव करेंगे, तो उसके बाद और एक टारगेट आएगा। तो आपका सक्सेस जो है वो आप जब तक आप रहोगे, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। लर्निंग तो कर्व चलता रहे चलता एग्जैक्टली रहे। या अभी तो मेरे अवार्ड्स तो मैंने इंटरनेशनल लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के अवार्ड्स लिए हैं, लेकिन उसको मैं सक्सेस अगर बोलती हूँ तो वो एक सक्सेस की स्टेप्स है तो जो वो फुल स्टॉप हो जाएगा, फिर और Yes. उन्नति नहीं होगी। तो Correct. सक्सेस का मतलब तो यही रहेगा कि जब तक हम हैं तब तक सक्सेस का कोई हमारे पास डेफिनेशन नहीं है। हमारे नज़र में तो आप सक्सेसफुल पर्सन हैं, पर आपका डेफिनेशन सुन के बहुत अच्छा लगा। तो आशा करती हूँ श्रोताओं आपको भी इससे प्रेरणा मिली होगी कि एक सक्सेस पाने से सब बैठ नहीं जाना है, उसके आगे और एक टारगेट फिक्स करना है, उसके आगे और एक टारगेट फिक्स करना है। पता नहीं आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, मे बी आप और भी आगे बढ़ सकते हो। यस, डेफिनेटली। अभी तो हमारा सक्सेस पॉइंट मैंने बताया कि पैरामेडिकल वोकेशनल में जितने भी ज़्यादा हमारे इंस्टीट्यूट के ब्रांचेस हो सकते हैं तो वो हम ओपन करेंगे। सेकेंड ये है कि बिजनेस ओरिएंटेड जो हमने हाथ में लिया है काम यूथ एम्पावरमेंट के लिए, तो यूथ स्टार्टअप के लिए हमें महाराष्ट्र से या फिर महाराष्ट्र के बाहर से जितना भी ज़्यादा यूथ को हम सपोर्ट करेंगे उनके स्टार्टअप के लिए, तो उसके लिए हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा अभी चालू है। और हमारे महाराष्ट्र से, इंडिया से यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप करके उनको फंडिंग करके या फिर उनके स्टार्टअप को किस टाइप का इंटरनेशनल स्टार्टअप बोल रहे हैं आप? बिजनेस स्टार्टअप जो रहते हैं, क्योंकि यूथ के पास बहुत ज़्यादा अभी हम यूथ में जाते हैं, वुमन एम्पावरमेंट करते, वुमन एम्पावरमेंट में काम करके अभी तो मुझे 10 साल हो चुके हैं। वो वुमन एम्पावरमेंट का काम करके मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बट यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए काम करने के लिए हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में ऐसे कोई भी संस्था नहीं है, कोई भी ऐसे इनिशिएटिव नहीं है जो यूथ के लिए अच्छे से काम कर सके। हमारे पास इनिशिएटिव है कि स्टार्टअप इंडिया और भारत इंडिया या फिर यूथ इंडिया, लेकिन वहाँ से बच्चों को जो चाहिए वो गाइडेंस मिलता नहीं है। तो हमारे यहाँ से हम पूरे यूथ स्टार्टअप के लिए, जैसे बिजनेस स्टार्टअप अगर कोई करना चाहता है यूथ से, तो 16 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक जिनको न्यू स्टार्टअप करने हैं, या फिर उनके कुछ लोगों के स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन उनको सेल नहीं है, उनको मार्केट नहीं मिल रही है, बिजनेस में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो हम उनको पूरा गाइडेंस करके, अगर कहीं पे उनकी इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है या फिर सेल्स नहीं हो रहा है तो मार्केट हम दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका बिजनेस पूरा का पूरा फ्लैश हो गया है, तो उन लोगों को भी हम ऐसे एम्पावर कर सकते हैं कि अगर आपका बिजनेस में कोई डेवलपमेंट करना है तो हमारे साइड से हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट है, जैसे कि खादी है, एमएसएमई है, या फिर ग्राम विकास है, ऐसे कुछ फंडिंग फोरम से, तो वहाँ से भी हम सपोर्ट करते हैं। और सेम हमारी जो संस्था से कुछ इन्वेस्टर्स है, जो बिजनेस इन्वेस्टर्स है, वो भी उनके लिए सपोर्ट करके कि उनके बिजनेस के लिए कुछ इन्वेस्ट करके उनके बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। पर ये तो कब से यूथ का चला है? यूथ का हमने अभी ये 2 साल से चालू किया है।
तो यूथ में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि 16 साल के बच्चे से लेके 45 इयर्स के लोगों को उनके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स है वो कहीं पे डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो डायरेक्टली मेरे साथ डिस्कस करते हैं और सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हैं, कोई कोई डायरेक्टली मुझे डीएम करके भी मुझे डिस्कस करते हैं, तो उनको एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ उनको गाइडेंस दे के सॉल्यूशन दे सकते। या एक्चुअली अभी कोविड में हमने 30 जो बिजनेस थे पूरे बंद हो चुके थे, और कुछ ऐसे बिजनेस थे जिन्होंने सुसाइड भी किया था, लेकिन फैमिली ने लेके उनके बिजनेस हमने स्टार्टअप कर दिए हैं, और 160 बिजनेसेस हैं जो स्टार्टअप वुमन स्टार्टअप के हैं, तो वो हमने अभी आफ्टर कोविड हमने स्टार्ट किए। जैसे ग्रामीण विभाग से बचत गट है तो उनके कुछ बिजनेस है, ऐसे करके हमने 160 बिजनेस हमने कुछ से स्टार्टअप करके दिए हैं। मुझे लगता है कि लोगों को लैक ऑफ लाइक कैसे स्टार्ट करना है, जैसे होता है ना कि गाड़ी स्टार्ट कर लो फिर चलते, Yes, गाड़ी yes. स्टार्ट करने के लिए या फिर सिखाने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, वो आप Right. कर देते हैं। Yes, yes. उसके बाद तो कोई भी चला सकता है। Right. ऐसे। Oh, wow. एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले रहता है कि आपको मार्केट मिलना इजी होना चाहिए, तो हम सपोर्ट करते हैं कि आप 50% मार्केट हम देते हैं, 50% आपको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि अगर सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है तो आप एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम पहले तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 50% मार्केट हमारे साइड से देते हैं, 50% उसके बाद। तो इसमें तो बहुत टाइम देना पड़ रहा होगा आपको। यस, अभी तो मैं पूरे महाराष्ट्र में मेरे मंथली तो कहीं ना कहीं मेरे टूर्स भी रहते हैं, उसके लिए मुझे ट्राइबल एरिया में जाना पड़ता है, एकदम ग्रामीण विभाग में मुझे जाना पड़ता है, और उनके साथ मुझे पूरा डिस्कस करके उनके प्रॉब्लम्स, क्योंकि बचत गट अगर मेरे अंडर इतने 1 लाख से ज़्यादा है तो उनको उतना टाइम देना, उनके स्टार्ट करना भी उतना ज़रूरी है। तो इंडिया के बाहर कुछ आपने प्रोग्राम किया होगा, मेमोरेबल मोमेंट है जो इंस्पायर किए होंगे दूसरों को, तो शेयर कर सकते हैं तो अच्छा होगा। यस, एक्चुअली सिंगापुर में एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पे वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम था कि ऑल ओवर वर्ल्ड से वुमन एम्पावरमेंट का काम चालू था, तो उसमें महाराष्ट्र में मेरा एक ही नाम था कि जो वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ मैं, तो वहाँ पे मुझे वो अचीवमेंट था मेरे लिए बहुत बड़ा, कि वहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम में मेरा खुद का प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया था, और होल वर्ल्ड से मुझे वहाँ पे बहुत अप्रिसिएशन मिला था कि सिंगापुर में जाके एक महाराष्ट्र के पुणे की लेडी है, वहाँ पे मैं वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ, और तो वहाँ पे मुझे जो प्राउड फील हुआ था, तो अब तक वो प्राउड मुझे फिर से फील होना है। इंडिया को भी प्राउड फील हुआ होगा ना। यस, इंडिया के महाराष्ट्र को तो है पर इंडिया को है ना। यस, तो वो मुझे बहुत अच्छा फील था, और उसके हिसाब से अभी नेक्स्ट एक जर्नी है वो भी अभी स्टार्ट होगी, वो मुझे जर्मन से होगी, तो उसके लिए भी मुझे रिप्रेजेंट होना है इंडिया से एज अ वुमन एम्पावरमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट के लिए। तो आपका ये फ्यूल क्या है आगे बढ़ने का, कभी डाउन नहीं होता है? नहीं, इसका फ्यूल जैसे आप जैसे लोगों के मैं कुछ स्पिरिचुअल और थोड़ा मोटिवेशनल रहती हूँ, और कुछ ऐसे लोगों को मैं फॉलो करती हूँ जिनके हिसाब से मैं कंटिन्यू पावर में रहूँ, या फिर मेरी खुद की भी एम्पावरमेंट होती रहे। तो अगर कभी डाउन हो जाते हैं, मतलब कभी भी मनस्थिति ऐसे होता है बहुत थक गई, मेरा हो गया, अभी हो गया और नहीं हो सकता, अकेले कितना करूँ मैं, दूसरों को भी करना चाहिए, तो उस टाइम में आप अपने आप को मोटिवेट करके फिर से उसी रास्ते में कैसे लाते हैं, फिर से उस राह में कि हाँ करके दिखाना है, करके कुछ जुनून कैसे आ जाता है फिर से? जैसे एक फीमेल है तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा मल्टीपल बोलते हैं कि वो उतने बहुत ज़्यादा थॉट्स रहते हैं, मल्टीपल, घर के हैं, बाहर के बच्चों के हैं, फैमिली के हैं, और हमारा जो काम है वैसे, और हम जैसे फीमेल से जो बाहर काम करती है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, इंडिया महाराष्ट्र के लिए काम करती है, उनके दिमाग में तो और भी ज़्यादा थॉट्स रहते हैं। तो उस टाइम कैसे रहता है कि अगर कुछ ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, या फिर अभी हाँ बस ये बहुत हो चुका है, लेकिन ऐसा टाइम अब तक आया नहीं। हाँ, एक ऐसा टाइम आता है जब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उस टाइम पे मैं फिर से अगर वो यूथ में जाती हूँ, या फिर वुमन एम्पावरमेंट के लिए मैं अपना काम देती हूँ, तो मैं वहाँ से फिर से खुद के लिए प्रेरित होती हूँ। अच्छा, खुद को ही प्राउड फील करते खुद के लिए प्रेरित होती हूँ। कुछ टाइम ऐसे रहता है कि हम घर पे बैठ के प्रेरित रहेंगे, या फिर किसी को देख के, या फिर घूमने फिरने जाएंगे, या फिर कुछ करेंगे, तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ और ऐसे वुमन एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम करूं,
या फिर यूथ एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम करूँ, तो उससे मैं खुद से प्रेरित होती तो हूँ, वो और fuel फिर है से आपका। मुझे मेरा फ्यूल आ जाता है, फिर से चल पड़ता है फिर से चल पड़ती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं और मैं वहाँ पे रुक नहीं सकती। तो ये है फ्यूल। यस। आप हमारे अपने पास आप अगर को किसी के दिखाते प्रॉब्लम्स हैं। आते हैं तो हम रुक नहीं सकते, लोगों के वो प्रॉब्लम से दिमाग में आपका बैठ मिरर चुका है। आप देखते हैं, तो फिर आप सोशल काम में यस, आगे बढ़ जाते हैं। यस। ये बहुत अच्छा है। तो तृप्ति जी, आप एक ऐसी घटना बताइए आपका जो बहुत ही मेमोरेबल है और हमेशा आप उसको याद करना चाहेंगे अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी वो हार्ट टचिंग जो मेमोरेबल घटना जो रही है, वो रही है मेरा एक सबसे बड़ा जो राज्य स्तरीय बोलेंगे हम, स्टेट रिलेटेड, महाराष्ट्र स्टेट के लिए रिलेटेड रहेगा। तो वो मेरा था शिवश्री सम्मान सोहला, शिवश्री पुरस्कार, जो आज पूरे गवर्नमेंट में केंद्र सरकार में हम पद्मश्री से हम प्रेरित करते हैं लोगों को, जैसे हम महाराष्ट्र के लिए शिवश्री से प्रेरित करते हैं। तो वो पुरस्कार जो प्रोग्राम है, तो वो मेरा मेमोरेबल और हार्ट टचिंग, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो वो ऐसे ही इजी मैंने अचीव नहीं किया है, तो उसके पीछे कहानी भी ऐसे हार्ट टचिंग है। जी बताइए, थोड़ा सा सुनना चाहेंगे हम। शिवश्री जो था, तो वो हमने तो 1-2 महीने पहले ही उसको डिसाइड किया था ये करना है। उसका हमने पेटेंट करके लिया। महाराष्ट्र के लिए एज स्टेट गवर्नमेंट के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार का उसका हमने पेटेंट करके लिया, उसका रजिस्टर किया। उसके लिए बुलाना है, क्या करना है, गेस्ट कौन होंगे। हमारे पास तो लिस्ट होती थी कि बाबा उद्योजक है हमारे पास, बिजनेस पर्सन है, कलाकार है, सभी सेक्टर के लोग हैं, उनको हम पुरस्कृत देंगे। लेकिन एक टाइम जब रहता है कि सब हमारे पास है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ें मेरे पास थी, सिर्फ एक था कि मेरे पास फाइनेंशियल वो सपोर्ट नहीं था उस टाइम। जी। और वो सबसे मेरा हार्ट टचिंग टाइम था, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट ना घर से मिला ना बाहर किसी से मिला। तो उस टाइम पे मैंने वो लास्ट मोमेंट तक मेरे माइंड में था मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ हर बात मेरे साथ खड़ी रहती है। उन्होंने बोला कि हो जाएगा, आपके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, आप कैसे भी कर सकते हो, मैं भी आपके साथ हूँ। उनका नाम है अनीता, और उन्होंने किया मेरे साथ। एक दिन में मैंने वो प्रोग्राम अचीव किया। दूसरे दिन उसी दिन मैंने जहाँ पे प्रोग्राम करना था वो लोकेशन फिक्स किया। गेस्ट रेडी थे आने के लिए, इतने बड़े प्रोग्राम के लिए चीफ गेस्ट सब आ गए, सबका प्रोग्राम हो गया। और वो प्रोग्राम के लिए फाइनेंस भी उसी दिन, उसी रात तक, प्रोग्राम दूसरे दिन था, रात के 12 बजे तक मुझे फाइनेंस अवेलेबल होने लगा, अपने आप फाइनेंस अवेलेबल होने लगा। और दूसरे दिन मैंने प्रोग्राम किया। तो उसके लिए मैं तो सबको, मेरे जो आजू बाजू के फ्रेंड्स हैं, मेरे सराउंडिंग हैं, या फिर जिन लोगों ने मुझे इतना हेल्प किया, उन लोगों का मैं तो शुक्रिया अदा करूँगी। लेकिन उस टाइम मेरा जो हार्ट टचिंग मोमेंट था कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, तो वो जो मेरा एक खुद के ऊपर का एक ट्रस्ट था, वो मैंने कम नहीं होने दिया। लेकिन एक डर था कि ये कैसे करूं, तो वो डर मेरा निकल गया। जिस दिन वो प्रोग्राम हो गया, तो पूरे महाराष्ट्र में उसकी चर्चा हुई, और महाराष्ट्र के बाहर भी उसकी चर्चा हुई। और इतना बड़ा प्रोग्राम हमने सॉल्व किया, और उसको अच्छे से सक्सेसफुली हमने किया। तो वो मेरा लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। टर्निंग पॉइंट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन वो अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि उसके लिए फीमेल को बहुत ज़्यादा, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है या फिर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे वो टर्निंग पॉइंट रहता है कि आप इतने बड़े प्रोग्राम को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे सक्सेसफुल करते हैं। तो बोलते हैं ना श्रोता कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो ऐसे ही कुछ ये स्टोरी है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास कोई तो पैसे दे दे, नहीं तो आजकल तो पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। पर इनके पास पैसे नहीं था, क्या था? सिर्फ सेल्फ विश्वास, आत्मविश्वास। उसको वो पकड़ के अपने आप को बोल के नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, और उन्होंने किया। क्योंकि जब तक हम कदम ना बढ़ाए, तब तक प्रकृति हो या कोई साथी हो या यूनिवर्स जो बोलते हो आप, आपको मदद कैसे करेगा? क्योंकि आप ही तो डर जा रहे हो ना। तो इसलिए इन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि हो सकता है, हाँ कर सकते हैं। क्योंकि उसके पीछे जो इंटेंशन था वो अच्छा था, है ना। तो इंटेंशन तो मैटर करता है, और वही आपको जुनून देता है कि हाँ हमको करना है। तो वो अभी थोड़ा सा एक बेहतरीन उनका एक
एक जो पार्ट है जो दिखाना नहीं चाहते हैं वो मिसेस एशिया 2019। मैंने ये बात इसीलिए छेड़ी क्योंकि मैं भी ये श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो देखते हैं सिर्फ एक एरिया का पार्ट देखते हैं कि हाँ हम मिसेस पिंपले सौदागर है, मिसेस चिंचवड़ है, मिसेस पुणे है, वहाँ से बाहर कैसे जाए वो नहीं समझ में आता है। तो ये मिसेस इंडिया भी नहीं, मिसेस एशिया बन के आ गए हैं। तो उसके बाद भी वो बता रहे थे कि मिसेस वर्ल्ड भी होता है, मिसेस यूनिवर्स भी होता है। तो थोड़ा सा गाइडेंस उनसे लेते हैं इसमें अगर कोई अचीव कुछ करना चाहता है। जी तृप्ति जी बताइए। यस, एक्चुअली मैं इस आइडेंटिटी को क्यों इतना ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि एक्चुअली मेरी स्किल एजुकेशन और वुमन यूथ एम्पावरमेंट के लिए मेरी एक पर्सनालिटी मेरी फिक्स हो चुकी है सोसाइटी में। और उस पर्सनालिटी को देखते हुए लोगों का मैं एक इंस्पिरेशन बन चुकी हूँ सबके लिए। और मैं अगर मेरी उस साइड का फेस अगर लोगों को दिखाती हूँ, तो आजकल हमारे सोसाइटी में मिसेस या मिस कोई टाइटल लेना और उसके बाद उनकी जर्नी चालू होना, तो उसका मतलब होता है कि ये सेलिब्रिटी है। तो सेलिब्रिटी है तो उनका बिहेवियर वैसे रहेगा, इनको कुछ सोसाइटी से लेना देना नहीं, या फिर ऐसे कुछ माइंड थॉट्स रहते हैं, अलग अलग माइंड थॉट्स रहते हैं। तो मैंने इसके लिए मेरी वो आइडेंटिटी है, मैं इतना दिखाती नहीं हूँ और कुछ लोगों को बताती भी नहीं हूँ। बट जब 2019 में, मैं उससे पहले मैं मिस पूना रही हूँ, मिसेस पुणे रही हूँ, मिसेस महाराष्ट्र हो चुकी हूँ, मिस लियो लायन क्लब और पिंपरी चिंचवड़ वगैरह वो सब टाइटल्स मैंने ले चुके हैं। बट एशिया का मैंने ऐसे ही फॉर्म भरा था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो मेरा सिलेक्शन जब हुआ था तो मेरा इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के लिए मुझे जाना था गुजरात। तो मैं गुजरात में इंटरव्यू के लिए गई और मेरा फर्स्ट राउंड में मेरा सिलेक्शन एशिया के लिए हो गया। तो टॉप 20 में मेरा सिलेक्शन हो चुका था और टॉप 20 के लिए वहाँ पे मुझे कुछ अमाउंट पे करना था। तो अमाउंट पे करने के लिए उतना अमाउंट तो मेरे पास था नहीं, तो उसके लिए मुझे मेरे फैमिली से थोड़ा सा सपोर्ट मिला और उन्होंने कुछ अमाउंट के लिए मुझे प्रेजेंट किया और उन्होंने पे कर दिया था। और फिर से हमारा जो इवेंट था वो दुबई में था। तो मैंने वो दुबई में इवेंट किया और जब मिसेस एशिया का टाइटल जब आने वाला था तो टॉप 7 में भी मेरा नंबर, मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गई। मुझे तब तक विश्वास नहीं था कि मैं टॉप 7 में आ चुकी हूँ। एक्चुअली टॉप 7 में आने के बाद मेरे साथ जो जितने भी एशिया से वुमेन्स आई थी, जैसे नेपाल, जापान या साउथ इंडिया, वहाँ से भी वुमेन्स आई थी। तो सबका अलग अलग पोस्चर था, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी थी और उसमें मुझे कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि वहाँ पे मेरा खुद का हमारा एम्पावरमेंट पॉइंट भी था वहाँ पे। तो मैंने सीखा और वहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस थी। और उसमें एक बात थी कि उस पूरे मिसेस जो एशिया थी उसमें सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी एंड हाइट मेरी थी। तो उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन भी हो गया और इजीली मैं एज अ विनर वहाँ पे हो गई। और मेरी पर्सनालिटी की हाइट और मेरे हिसाब से मुझे जहाँ पे भी जाते हैं तो उस हिसाब से देखते हैं कि मैं कोई बैकग्राउंड ऑफ मेरा कोई टाइटल है, इंडिया टाइटल है, फिर एशिया है, तो उस टाइटल को ना देख के मैं अपनी पर्सनालिटी को अपने हिसाब से सोसाइटी में दिखाती हूँ। ये नाइस थॉट्स। सो इसी बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स और बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं आपके। तो आपसे हम लोग एक लास्ट मैसेज लेना चाहते हैं आज महिला दिवस में कि आप महिलाओं को क्या इंस्पायरिंग वर्ड्स बताना चाहेंगे। यस, महिला दिन तो मैं तो बोलती हूँ रोज रोज का दिन महिला दिन ही रहेगा, क्योंकि आज हमारी महिला इतने इतने लेवल तक पहुँच गई है, तो घर को हैंडल करती ही है और ऑफिस को हैंडल करते हैं, सभी चीज़ों को, अपने बच्चों को हैंडल करते हैं, तो हर दिन महिला दिन रहता है। लेकिन मैं महिलाओं के साथ यूथ को भी सेम मैसेज यूथ को भी देना है मुझे। जी। क्योंकि अगर मैं एम्पावरमेंट करती हूँ तो मेरा एक ही कहना रहेगा, आपकी स्किल के ऊपर आप काम करो और आपकी जो चाह है उस चाह को अच्छे किसी गाइडेंस को लेके आप आगे बढ़ो, ना कि सिर्फ आपको चाह है इसलिए आगे बढ़ेंगे। तो वो जो आपको जो करना है उसके लिए आप किसी ना किसी का तो साथ लेके आप आगे बढ़ो और आप आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे। और साथ देने के लिए आपके लिए कोई आइडल आगे आपके रहना जरूरी रहता है। आपका आगे आपका आइडल कौन है इसके ऊपर आपकी लेंथ रहेगी, आप कहाँ तक अचीव कर पाओगे आपका गोल।
तो आपका आइडल आप चॉइस करना आज से, ये यूथ के लिए भी है और वुमेंस के लिए भी है।